दुनिया में एक ऐसी खूबसूरत जगह है जहां चारों ओर बर्फ ही बर्फ है, ऊंची ऊंची वादियां हैं। वहां ना गाड़ियों का शोर है और ना ट्रेन की आवाज। वहां ना लाउड स्पीकर है, ना चहल पहल भरी बाजारें। फिर भी दुनिया का सबसे ताकतवर मुल्क इस देश पर घात लगाकर बैठा है। वो देश है ग्रीनलैंड। नमस्कार, मेरा नाम विनीत त्रिपाठी है और आप नवभारत टाइम्स देख रहे हैं। जहां ग्रीनलैंड में ग्रीन कुछ भी नहीं है, बस केवल चारों ओर व्हाइट ही व्हाइट है। इस देश का नाम जितना आपको गुमराह भरा है, उतना ही रहस्यमयी इसकी कहानी है। उम्मीद करता हूं आपको ग्रीनलैंड की यह कहानी बेहद पसंद आएगी। साथ ही हम आपको यह भी बताएंगे कि आखिर अमेरिका के राष्ट्रपति के पास सब कुछ है, फिर भी वो ग्रीनलैंड के पीछे क्यों पड़े हैं। तो चलते हैं ग्रीनलैंड के सर्द सफर में। दुनिया के नक्शे पर एक जमीन है जो देखने में सफेद है, खामोश है और बेहद ठंड भी है। लेकिन इस खामोशी के नीचे इतिहास, सत्ता और भविष्य की सबसे गर्म लड़ाइयां छिपी हुई हैं। ग्रीनलैंड की कहानी शुरू होती है यूरोप के उत्तर से और वाइकिंग सभ्यता से। करीब 1000 साल पहले नॉर्वे और आइसलैंड से आए वाइकिंग समुद्र पार कर इस जमीन तक पहुंचे। इनमें सबसे मशहूर नाम था एरिक द रेड। एरिक को उसके देश निर्वासित कर दिया गया। वो महीनों यहां वहां भटकता रहा। जहां भी रास्ते मिलते गए वो जाता रहा। अंत में उसे एक खूबसूरत जगह दिखी जो कि पूरी तरह से बर्फ से ढकी थी, मगर कुछ अलग कहानी यहां पर बयां हो रही थी। एरिक इस बर्फीली जमीन पर पहुंचा। आज की तारीख में अगर देखा जाए तो एरिक ग्रीनलैंड के दक्षिणी हिस्से में सबसे पहले पहुंचा था। यहां बर्फ के बीच में कुछ कटीले पेड़ एरिक को लहराते हुए दिखे। एरिक के मुंह से अचानक 3-4 हरे पेड़ देखकर नाम उसके मुंह से निकला, वो था ग्रीनलैंड। मगर अब एरिक ने अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और सोचा कि मैं यहां पर अकेले ज्यादा दिन सरवाइव नहीं कर पाऊंगा, क्योंकि यहां पर बर्फ के सिवा कुछ है भी नहीं। एरिक ने अब इस नाम का इस्तेमाल इसके प्रचार के लिए कर दिया। नाम का मकसद साफ था, लोगों को आकर्षित करना, ताकि यूरोप के लोग सोचे कि यह बसने के लिए सबसे सुंदर जगहों में से एक है। यानी ग्रीनलैंड का नाम शुरू होने से ही एक रणनीति थी। कुछ समय तक वाइकिंग यहां पर आके बसे। आगे बढ़ने से पहले आपको वाइकिंग के बारे में भी जानना चाहिए। ये वाइकिंग सभ्यता क्या थी। वाइकिंग सभ्यता 8वीं से 11वीं शताब्दी के बीच स्कैंडिनेविया जैसे नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क के उन साहसी समुद्री यात्रियों, योद्धाओं और व्यापारियों की संस्कृति थी जो अपनी उन्नत लॉन्ग शिप और समुद्री यात्राओं के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध हुए। ये समाज मुख्य रूप से जार्ल, कार्ल और थ्राल जैसे वर्गों में विभाजित था, जहां लोग ओडिन और थोर जैसे नॉर्स देवताओं की पूजा करते थे और युद्ध में वीरगति पाकर वलहाला जाने का गौरव रखते थे। हालांकि उन्हें अक्सर लुटेरों के रूप में चित्रित किया गया है, लेकिन वास्तव में वो कुशल शिल्पकार और व्यापारी भी थे जिन्होंने उत्तरी अमेरिका से लेकर मध्य पूर्व तक व्यापारिक मार्ग स्थापित किए। 11वीं शताब्दी के अंत तक ईसाई धर्म के प्रसार के और मजबूत होने के साथ ही ये वाइकिंग युग धीमे धीमे समाप्त हो गया। वाइकिंग लोग यहां पर आके बसे तो खेती की, पशुपालन किया, लेकिन मौसम धीरे धीरे और भी ज्यादा कठिन होता गया। ठंड बढ़ती गई, बर्फ फैलती गई और आखिरी में वाइकिंग बस्तियां पूरी तरह से खत्म हुई। लेकिन ग्रीनलैंड खाली नहीं हुआ। यहां इसके अलग अलग हिस्सों में पहले से ही रह रहे थे इनुइट लोग। हजारों सालों से बर्फ, समुद्र और शिकार के साथ ये लोग जीना सीख गए थे। ग्रीनलैंड का असली जीवन इन्हीं लोगों के इर्द गिर्द घूमता रहा। अब कहानी यहां से यूरोप की सत्ता से जुड़ती है। 15वीं और 16वीं सदी के बाद नॉर्वे और डेनमार्क एक ही राजशाही के तहत जुड़े। ग्रीनलैंड को नॉर्वे की विरासत माना गया, लेकिन सत्ता के नियंत्रण धीरे धीरे डेनमार्क के हाथ में चला गया। 18वीं सदी में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड में औपचारिक रूप से कदम रखा। मिशनरी भेजे गए, व्यापार शुरू हुआ और ग्रीनलैंड को एक उपनिवेश के तौर पर देखा जाने लगा। यहीं से ग्रीनलैंड और डेनमार्क का एक रिश्ता शुरू होता है।
एक शासक और एक शासित का रिश्ता। डेनमार्क ने कहा कि हम ग्रीनलैंड की सुरक्षा कर रहे हैं, लेकिन असल में सारे निर्णय कोपेनहेगन में होते थे, ना कि ग्रीनलैंड में। 20वीं सदी आई, दुनिया बदली, दूसरा विश्व युद्ध शुरू हुआ और पहली बार अमेरिका की नजर ग्रीनलैंड पर पड़ी। जब जर्मनी ने डेनमार्क पर कब्जा किया तो ग्रीनलैंड व्यवहारिक रूप से डेनमार्क से कट गया। उस वक्त अमेरिका ने ग्रीनलैंड की सुरक्षा के नाम पर यहां पर सैन्य मौजूदगी बढ़ाई। यहीं से अमेरिका समझ गया था कि यह जमीन रणनीतिक रूप से कितनी अहम है। युद्ध खत्म हुआ, डेनमार्क वापस आया, लेकिन ग्रीनलैंड अब अंतर्राष्ट्रीय राजनीति के नक्शे पर छा गया था। 1953 में डेनमार्क ने ग्रीनलैंड को औपचारिक उपनिवेश की जगह अपने राज्य का हिस्सा घोषित कर दिया। कागजों में यह बराबरी थी, लेकिन जमीन पर ताकत अब भी डेनमार्क के पास थी। ग्रीनलैंड के लोगों में धीरे धीरे यह एहसास बढ़ा कि उनके फैसले वो खुद नहीं लेते। उनकी भाषा, संस्कृति और जीवन बाहरी नीतियों से प्रभावित है। 1970 और 80 के दशक में ग्रीनलैंड में आत्मनिर्णय की आवाज तेज हुई। लोग कहने लगे कि हम डेनमार्क का हिस्सा हैं, लेकिन गुलाम नहीं। 1989 में ग्रीनलैंड को होम रूल मिला, यानी अपने आंतरिक मामलों में खुद फैसले लेने का अधिकार, और 2009 में सेल्फ गवर्नमेंट। अब ग्रीनलैंड अपने प्राकृतिक संसाधनों पर खुद अधिकार रखता है। हालांकि रक्षा और विदेश नीति अब भी डेनमार्क के पास में है, यानी रिश्ता टूटा नहीं, लेकिन बदल गया। अब कहानी फिर लौटती है आज की दुनिया में। जलवायु परिवर्तन ने ग्रीनलैंड की किस्मत बदल दी। वहां पर बर्फ ज्यादा से ज्यादा पिघल रही है। जो जमीन छुपी हुई थी वो सामने आ रही है। तेल, गैस, यूरेनियम और रेयर अर्थ मिनरल्स। यही वजह है कि ग्रीनलैंड अब सिर्फ डेनमार्क का मुद्दा नहीं, बल्कि वैश्विक शक्ति संतुलन का एक सवाल बन गया। अमेरिका, रूस और चीन तीनों की नजर यहां है। अमेरिका के लिए ग्रीनलैंड सुरक्षा की ढाल है, मिसाइल अलर्ट है, सैटेलाइट निगरानी है और पूरे आर्कटिक कंट्रोल है। चीन इसे भविष्य के संसाधनों के रूप में देखता है और रूस इसे अपनी आर्कटिक ताकत से जोड़ता है। ट्रंप के पहले कार्यकाल में भी अमेरिका की तरफ से ग्रीनलैंड को खरीदने की बात आई। दुनिया हंसी, लेकिन ग्रीनलैंड नहीं हंसा, डेनमार्क नहीं हंसा, क्योंकि यह बयान एक सच्चाई को उजागर करता था। ग्रीनलैंड अब सिर्फ बर्फ नहीं है, यह भविष्य की चाबी है। आज ग्रीनलैंड डेनमार्क से जुड़ा है, लेकिन अपनी पहचान खोज रहा है। अमेरिका की नजर में अहम है, लेकिन बिकाऊ नहीं, और अब दुनिया की राजनीति में धीरे धीरे केंद्र में आ रहा है। ग्रीनलैंड की कहानी असल में एक सवाल है, क्या आने वाले समय में यह जमीन अपना रास्ता खुद चुनेगी या फिर बड़ी ताकतों के बीच एक मोहरा बनकर रह जाएगी? शुक्रिया।